नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज आपका हमारे चैनल धत तेरी की पर स्वागत है। सचमुच इतिहास खुद को दोहराता है। 80 के दशक में मेनका गांधी ने जब गांधी परिवार से बगावत करके अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी तो भारतीय राजनीति में बहुत हंगामा हुआ था। आज कुछ उसी तरह की स्थिति अपर्णा यादव के भाजपा में जाने से हुई है। आपको याद होगा कि अपर्णा यादव इससे पहले 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन विधानसभा के उस चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी। आज जब वो भाजपा में गई हैं तो यादव परिवार, उनके प्रवक्ता सब ऐसी बातें कर रहे हैं कि अपर्णा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। भारतीय राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। खुद अपर्णा के ससुर मुलायम कितने महत्वाकांक्षी रहे हैं या किसी से छुपा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो महत्वाकांक्षी नहीं, महाधूर्त रहे हैं। अपनों के कंधे पर सवार उसी कंधों को उन्होंने लात मार के साइड में किया है। ये आप इसको साबित करने के लिए मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जब वह पहली बार विधायक बने थे तो उनके आदर्श राम मनोहर लोहिया थे। 1967 में वह राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 1968 में लोहिया जी के निधन के तुरंत बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। मुलायम ने अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल का विलय करवाया। 1977 में भारतीय क्रांति दल का जनता पार्टी में विलय हुआ, मंत्री बने। फिर चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनके सुपुत्र अजीत सिंह के नेतृत्व में काम करना मुलायम सिंह को स्वीकार नहीं आया और उन्होंने पार्टी को एक बार फिर से दो टुकड़ों में बांट दिया। मुलायम की महत्वाकांक्षा यहीं नहीं रुकी। 1989 का साल याद कीजिए। देवीलाल जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ खड़े थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तब चंद्रशेखर के मन में पल रही प्रधानमंत्री बनने की योजना को हवा दे रहे थे यही मुलायम सिंह यादव। चंद्रशेखर ने काफी जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, लेकिन आयन मौके पर मुलायम सिंह यादव देवीलाल से जा मिले और प्रधानमंत्री बन गए राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजनीतिक गलियारों के कुछ वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उस समय सेंट्रल हॉल से निकलते हुए चंद्रशेखर ने क्रोध में कहा था, अपने ही बहुत जोरदार हमला करते हैं। यह अपने कोई और नहीं, मुलायम सिंह यादव थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। कार सेवकों पर गोली चलवाने के कारण मुलायम सिंह यादव जहां मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बन बैठे थे, वहीं संघ परिवार से कड़ा रुख अपनाने के कारण वह वामपंथियों की भी नज़र में आ गए। वामपंथी उन्हें भविष्य का एक ऐसा योद्धा मानते थे जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयं संघ से अकेले निपट सकता है। लेकिन मुलायम सिंह की आदत बरकरार रही, अपनों को धोखा देना, अपनी महत्वाकांक्षा को हवा देना, आगे बढ़ना। इसके पीछे कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। लेकिन मुलायम तो मुलायम ठहरे। अभी उनकी महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ना बाकी है। अमेरिका से नागरिक परमाणु समझौते पर जब केंद्र की मनमोहन सरकार खतरे में थी, तब वामपंथियों को धता बताकर मुलायम सिंह ने मनमोहन सरकार को समर्थन दे दिया। मुलायम सिंह के लिए विचारधारा जैसी कोई बात नहीं है। यही कारण था मुलायम ने वामपंथियों को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि मुलायम विश्वसनीय नहीं है। ममता बनर्जी भी तब ठगी रह गई जब मुलायम उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यूपीए के राष्ट्रपति पद के दावेदार का विरोध कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, यह मुलायम जाने। उन्होंने यूपीए के कैंडिडेट दादा प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया और वो राष्ट्रपति भी बन गए। बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह के साथ मुलायम ने क्या किया यह किसी से छुपा नहीं। बेनी बाबू वही शख्स हैं जिन्होंने अजीत सिंह की महत्वाकांक्षा को दबाने में, कुचलने में मुलायम का भरपूर साथ दिया था। अमर सिंह के बारे में हम क्या कहें।
मुलायम ने खुद कहा था कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल की शिक्षों के पीछे होता। लेकिन एक बड़बोला नेता समाजवादी पार्टी में है, महाबदतमीज आजम खान। आजम खान जब अमर सिंह पर निजी हमला कर रहे थे उस समय मुलायम की खामोशी बहुत लोगों को आश्चर्य में डाली हुई थी। लेकिन आश्चर्य उन्हें था जो मुलायम की आदत से वाकिफ नहीं थे। मुलायम अमर सिंह को दूध में गिरी हुई मक्खी के समान बाहर कर दिया। मुलायम सिंह के राजनीतिक करियर को और ऊंचाई पर ले जाने में अमर सिंह की भूमिका जग जाहिर है। वही अमर सिंह जिन्होंने मुलायम को कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेकर के बॉलीवुड में एंट्री करवाई। बॉलीवुड के वह सितारे सैफई में जा कर के नाचने गाने लगे। सहारा सीरी से लेकर के अनिल अंबानी तक दोस्ती करवाई। अंदर खाने पार्टी फंड मजबूत करवाई। लेकिन अमर सिंह के साथ मुलायम ने क्या किया? अमर सिंह की यह पीड़ा उन्होंने समय समय पर जाहिर भी की। इधर मुलायम की खामोशी से आजम खान बदतमीज से महाबदतमीज बनता गया। वह अमर सिंह पर निजी हमले करता रहा। मुलायम की खामोशी के कारण उनके चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल भी अमर सिंह पर प्रहार करने में कंजूसी नहीं बरते। आपको बता दें कि यह धूर्त परिवार, इसका विकास पिछले 25 सालों में हुआ है। 25 साल में इसलिए कह रहा हूं कि यह लखनऊ से दिल्ली तक कैसे पहुंचा। मुलायम 1996 में सांसद बनते हैं, केंद्र की सरकार में रक्षा मंत्री बनते हैं। 1996 से लेकर 2022 की बात करें तो ये 25-26 सालों में इनके घर के 7 सांसद लोकसभा राज्यसभा को अपनी उपस्थिति से जगमगा चुके हैं। अक्सर हम बात करते हैं नेहरू गांधी परिवार। 1951-52 से अगर याद करें तो आज 2022 में कुल मिलाकर नेहरू गांधी परिवार के 10 सांसद हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी, नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, इंदिरा जी के दोनों बेटे संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा जी की दोनों बहुएं सोनिया गांधी, मेनका गांधी, और इंदिरा के दोनों पौत्र राहुल गांधी और वरुण गांधी। इस तरह से नेहरू गांधी परिवार के कुल 10 सांसद हुए हैं अब तक। इसमें 1991 से लेकर 96 तक वह भी दौर रहा जब नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य औपचारिक राजनीति में नहीं था। अब आते हैं मुलायम सिंह के पास। मुलायम सिंह ने खुद 1967 से यात्रा शुरू की राजनीतिक, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो 1996 में वो चुनाव लड़े, जीते, केंद्र की सरकार में रक्षा मंत्री बने। उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव, उनकी बहू डिम्पल यादव, उनके भाई रामगोपाल यादव और इस परिवार की अगली पीढ़ी अखिलेश के ही चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, इस तरह से 7 लोग इनके भी लोकसभा राज्यसभा में जा चुके। तो नेहरू गांधी परिवार की जब भी हम व्याख्या करें तो वो 65-70 सालों का राजनीतिक इतिहास है, लेकिन इनका दिल्ली की यात्रा करने तक का 25-26 सालों की यात्रा है। वो 65 साल में 10 सांसद दिए हैं, तो ये 25-26 सालों में 7 सांसद पहुंचा चुके हैं। अब बात करते हैं अपर्णा के भाजपा में जाने के बाद मचे कोहराम की। मुलायम सिंह यादव की जो पहली पत्नी है, उनके सुपुत्र हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव। मुलायम की एक पत्नी है साधना गुप्ता जी, जिनके सुपुत्र हैं प्रतीक। यह अपर्णा उन्हीं प्रतीक की पत्नी है। आपको बता दें कि प्रतीक और मुलायम सिंह में खून का रिश्ता नहीं है। प्रतीक अपनी में साधना के पहले पति, उनसे जन्मे पुत्र हैं। आज टीवी पर जब बहस होती है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि मुलायम सिंह का 2019 में दिया गया हलफनामा देख लीजिए। यह कहकर वह अपने नेता का बचाव तो करते हैं, लेकिन इस चक्कर में वह मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के साथ साथ उनके पुत्र प्रतीक का कितना बड़ा अपमान करते हैं। प्रतीक के अपमान में अपर्णा का कितना बड़ा अपमान होता है,
यह बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जब बताया जाता है कि 2019 में मुलायम ने हलफनामा दिया था, वह हलफनामा बाद की बात है। 2007 में मुलायम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने प्रतीक को अपने पुत्र के तौर पे स्वीकार किया। अब बात होती है कि अखिलेश ने परिवार में एक समझौता कराया था जिसके तहत प्रतीक राजनीति में नहीं आएंगे। अच्छी बात, लेकिन एक चीज बताइए, क्या इस तरीके के समझौते के, इस तरीके का कोई करार हुआ है, उसकी कोई वैधानिक मान्यता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी मान्यता होती तो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, अमर सिंह, बेनी बाबू, कितने लोगों को गच्चा दे चुके मुलायम, उनका तो राजनीतिक सफर ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत लोग वर्तमान दौर में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। आश्चर्य इस बात का है, जो अखिलेश की तरफ से जवाब आ रहा है वह भी बहुत चौंका हुआ है। वो कह रहे हैं कि अपर्णा के भाजपा में जाने से समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार होगा। एक्चुअली यह अखिलेश अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। मुझे याद है 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से जब अपर्णा यादव हार गई थी, उस समय यादव कुल के किसी भी सदस्य को जूं तक नहीं रेंगी थी। ये अलग बात है कि अगले ही दिन अपर्णा अपने गौशाला में बुला के योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से गाय को गुड़ खिला रही थी। बात तो उसी समय समझ में आ गई थी कि भविष्य अपर्णा का भाजपा में ही है। 2017 में अपर्णा के चुनाव हार जाने के बाद जिस परिवार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वही 10 साल पहले जब डिंपल चुनाव लोकसभा का हार गई थी राजबब्बर से, तो यादव परिवार में मानो कोहराम मच गया था। डिंपल को लोकसभा में पहुंचाने के लिए जो जुगत होनी चाहिए हुई। डिंपल की करारी हार यादव कुल तब तक नहीं भूल पाया जब तक कि लोकसभा की उस सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा के बाद उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में डिंपल यादव को निर्विरोध सांसद बनाने की क्या तिकड़में हुई। कांग्रेस से लेकर के बसपा तक के कैंडिडेट से सौदेबाजी हुई और भारतीय राजनीति के इतिहास में यह बहुत बड़ी बात थी कि एक लोकसभा का प्रत्याशी उपचुनाव में निर्विरोध चुन लिया गया। लेकिन ऐसी एकता अपर्णा यादव के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद यादव परिवार ने नहीं दिखाई। अगर वह चाहते तो अपर्णा को कम से कम विधान परिषद का सदस्य बना ही सकते थे, बहुत आसानी से बना सकते थे। लेकिन अपर्णा की महत्वाकांक्षा को हमेशा द्वयम दर्जे के रूप में देखा गया। डिंपल की महत्वाकांक्षा क्योंकि वो अखिलेश की पत्नी है, और अपर्णा की महत्वाकांक्षा उसको एक अलग नजरिया देना, उसकी आलोचना करना, अपर्णा के पर कतरना, यह ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए टीपू के लिए ठीक नहीं था। बहरहाल ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने एक दांव चला। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में वह कुछ भाजपाई मंत्री और विधायक को तोड़ने में सफल रहे। यह बात बाबा योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरनी थी और वो गुजरी भी। बाबा इसका बदला किसी भी सूरत में लेना चाहते थे। दबाव भी था पार्टी का। इसमें उन्होंने सबसे पहला प्रहार किया मुलायम सिंह की बहू को अपने पाले में लाकर। यह चोट यादव परिवार को काफी गहरी लगी। इससे पहले कि वह उबर पाते, कुछ कह पाते, मुलायम के एक रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता वह भाजपा में आ गए और उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि अखिलेश ने मुलायम को बंधक बनाकर रखा है। अखिलेश पर एक के बाद एक इस तरह के हमले होने से समाजवादी पार्टी का सारा समीकरण ही गड़बड़ाता दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दें कि अपर्णा हो या डिंपल, मुलायम की दोनों बहुओं का वास्ता उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से है। डिंपल
यादव बनने से पहले रावत हुआ करती थी। उनके पिता आर्मी में कर्नल रहे हैं, जबकि अपर्णा की पृष्ठभूमि बिष्ट परिवार से आती है। अपर्णा के पिता टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़े पद पर रहे हैं। लेकिन ये दोनों उत्तराखंडी लड़कियों ने यादव परिवार की बहू बनने के बाद एक दूसरे में अपनी देवरानी जेठानी जैसा कुछ भी नहीं देखा। दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, दोनों के अपने अपने ढर्रे हैं। मुलायम की धूर्तता का एक से एक नमूना है। वह खुले मंच पर कांग्रेस की बुराई करेंगे, भाजपा की बुराई करेंगे। कल्याण सिंह भाजपा से बगावत कर बैठते हैं, तो उन्हें जब चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मुलायम ने वहां कैंडिडेट नहीं उतारा। बरसों से ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के अमेठी सीट और रायबरेली सीट से मुलायम कोई अपना उम्मीदवार नहीं देते हैं। अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में अच्छे से चल रही थी। उनके घर के जो 5 सांसद थे, उन्हीं के संसदीय क्षेत्रों में जब बिजली दी जा रही थी, तो एक दिन वह दृश्य बहुत चर्चित हुआ जब सोनिया गांधी लोकसभा में जाकर के मुलायम के कान में कुछ कहती है। जो बातें छन के आईं कि उन्होंने अपने रायबरेली में बिजली की मांग करी, और अगले दिन से रायबरेली भी आजमगढ़, मैनपुरी आदि यादव बाहुल्य क्षेत्रों की तरह बिजलीमय हो गया। तो मुलायम को जब जब गरज पड़ती है तो इस तरीके से वह कानाफूसी करने में माहिर है। आपको मोदी के कान में कुछ कही बातें याद हैं? हमें नहीं पता, लेकिन जब मुलायम मोदी जी के कान में कुछ कह रहे थे तो वह फोटो भी बहुत वायरल हुई थी। अपने आप को बचाए जाना, अपनी महत्वाकांक्षा को लगातार हवा देना, मुलायम की हर एक गतिविधियों पर नजर रखिए तो यह आदमी इतना तिकड़मी है कि वो जान रहा था कि जब मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के नाम की घोषणा करूंगा तो उनकी परछाई बने शिवपाल यादव के मन में दुख जरूर होगा। इस आदमी ने सबसे पहले अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को, रामगोपाल यादव को, इन लोगों को आपस में भिड़ा दिया। चोर से कहे चोरी करो, साह से कहे जागो। मुलायम की आदत पुरानी है। अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना रहे थे, शिवपाल यादव को बोल रहे थे कि तुम अपनी पार्टी बनाओ। आज शिवपाल को मुलायम ने फिर अपने पार्टी में ले लिया है। अपने बेटे के साथ वो चुनाव लड़ा रहे हैं, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। खुश महसूस नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जता जरूर रहे हैं कि परिवार एक हो गया। लेकिन अपर्णा के जाने और पिछले कुछ महीनों से राम गोपाल यादव का पूरे राजनीतिक पटल से गायब रहना बहुत कुछ बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है इस परिवार में। निश्चित रूप से अखिलेश यादव की जो गतिविधियां हैं, अखिलेश यादव के जो हाव भाव हैं, उनका जो एक रूड व्यवहार लोगों के सामने आता है, वह मुलायम सिंह के असली खून होने का परिचय देता है। यह आदमी मुसलमान, यादव, इस तरीके की राजनीति करने में माहिर है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊंगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे। मैंने सोशल मीडिया में कहीं लिखा कि मुझे अखिलेश से बड़ी उम्मीदें हैं। अगले ही पल दैनिक जागरण के मुंबई ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश तिवारी जी का मुझे फ़ोन आया। तिवारी जी ने कहा कि बाबू साहब यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे लगता है युवा है अखिलेश, विदेश से पढ़ के आए हैं, शायद अपने राज्य का भला होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम करेगी। मुझे उस समय बुरा लगा था कि इतनी जल्दी एक नए नेता के बारे में भविष्य बांचना ठीक नहीं है। लेकिन मैं खुले दिल से कहता हूँ तिवारी जी से, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा कि वह तिवारी जी का अपना अनुभव था। उन्होंने जो कहा था वो 100% सही निकला। इसके जवाब में मैं एक उदाहरण भी दूंगा।
मेरे गांव का एक लड़का है, लड़का क्या कहें, हमारा ही सहपाठी है। 25 सालों की आर्मी की सर्विस करने के बाद वह रिटायर हुआ। उत्तर प्रदेश में आया तो उस समय की सरकार ने लेखपाल की भर्ती निकाली थी। तो सबको पता था कि बिना कुछ दिए लिए काम नहीं होगा, और यह दिए लिए का जो बागडोर थी वह उस समय शिवपाल यादव संभाले हुए थे। तो जब मेरा दोस्त गांव में आया, लेखपाल की भर्ती देखा, तो उसने कोशिश की कि कुछ प्रतिशत छूट मिलती है एक्स आर्मी मैन वगैरह को, तो उसके चक्कर में उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा। लेकिन जल्दी ही उनके हौसले का गुब्बारा फूट गया जब बताया गया कि वर्तमान सरकार बिना लिए दिए कुछ करने वाली नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा, भाई मैं देने लेने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन सवाल था कि किसके माध्यम से कहाँ पहुंचाया जाए, क्या किया जाए। तो हमारे ही गांव के एक बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में उनका अच्छा खासा रसूख है। उनसे कह के कि चाचा ऐसा ऐसा है, हमारी मुलाकात करा दो। तो चाचा ने शिवपाल यादव के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी। सब लोग बैठे। शिवपाल ने अपने सेक्रेटरी की ओर इशारा किया। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि भाई आप जाइए, आपका काम नहीं होगा। 2 मिनट के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई। मेरे दोस्त को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं आप जाइए और आपका काम नहीं होने वाला है। तो आर्मी का व्यक्ति जो जीवन भर ईमानदारी की लड़ाई लड़ा है, अब देखिए हमारे तंत्र में उसको कैसे भ्रष्टाचारी बनाया जा रहा है। वह फौजी खुद कह रहा है कि भाई आप चिंता न करें, मैं कुछ लेन देन करने के लिए तैयार हूं, जो भी लिया जाएगा, मैं रिटायर हुआ हूं, मेरे पास पैसे हैं। सेक्रेटरी महोदय ने कहा, भाई कितना लाए हो? तो उन्होंने जो अमुक अमुक अमाउंट बताया हो। तो सेक्रेटरी का जवाब था, सेक्रेटरी का था वो शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी की जो फंड होती थी उसके वो रचयिता होते थे, वही वो फंड बढ़ाने में बड़े माहिर माने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप इतना नहीं, इतना भी ला के दीजिए, लेकिन आप जो फला सिंह हैं इससे आपका काम बिगड़ रहा है। आप जाइए फला सिंह यादव, जी हाँ फला सिंह यादव, अपना नाम ये करा के लाइए, तो फिर आपके नाम पर विचार किया जाएगा। मेरा दोस्त मायूस होकर लखनऊ से लौट आया। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने कैसे अपने बल पे या जैसे भी तैसे करके उन्होंने लेखपाल की नौकरी पा ली। तो यह मुलायम के अनुज शिवपाल, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जातिवाद की बात करें तो बहन मायावती के शासन में भी जातिवाद इतना चरम पर नहीं था जितना अखिलेश यादव के कार्यकाल में। यादव बिरादरी पूरब से लेकर पश्चिम तक तांडव मचा रही थी। लोग ओबीसी हों, जनरल हों, क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, सब बहुत पीड़ित थे। और उसका रिफ्लेक्ट 2017 के चुनाव में हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर ढूंढे नहीं मिलते थे, वह पार्टी 325 सीट लेकर के विधानसभा में पहुंचती है। बाबा योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक निर्णय लेने की जो क्षमता थी, उससे उन्होंने अपने आप को चंद महीनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश का सुपरमैन घोषित किया। कोरोना काल में भी उनकी नीतियां, जो उत्तर प्रदेश के माफिया थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चोर उचक्कों को उन्होंने पकड़ पकड़ के बंद करवाया, सैकड़ों एनकाउंटर हुए। इससे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति संभली है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहाँ अपनी इकाई लगाना चाहती हैं।
उस इकाई लगने से उत्तर प्रदेश के न जाने कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और दिख रही हैं हमें, हम जनता को दिख रही हैं। और यही दिखना ही अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का कारण है, अखिलेश यादव की बौखलाहट का कारण है। वो निजी हमले कर रहे हैं, उनके निजी हमले में कभी कभी बुआ जी भी बाहर आ जाती हैं, वो मठ को महल। यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चिलम जी भी, तो भैया सैफई में क्या हो रहा था? सैफई में जो आप लोग सरकारी पैसे में मुजरा करवा रहे थे, फिल्मी हीरोइनें, एक एक हीरोइनों के लिए आप चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहे थे। मुलायम के जन्मदिन पर बग्घी निकाल करके जो जलसा लगाया गया था, इन सब चीज़ों में पैसा कहाँ से आया? सबको जानना चाहिए, सारी जनता को जानना चाहिए। 1200 करोड़ रुपए वह अमाउंट है जो आप लोगों की इस अय्यासी पे खर्चा हुआ है। ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से गया है और वह निधि इनडायरेक्टली जनता का ही। इसमें कितने काम हो सकते थे, कितने रोजगार मिल सकते थे, कितने लोगों को, कितने विधवाओं को, कितने मतलब पेंशन मिल सकती थी। यश भारती पुरस्कार की बात करें तो यश भारती में आपने लाइन से फलाने यादव, ढिमकाने यादव, फला यादव, इस तरीके से जो आपने रेवड़ियाँ बांटी। अगर हम यादव की बात करेंगे तो आप अभिषेक बच्चन का नाम गिना देंगे। भाई अभिषेक बच्चन किस तरीके से यश भारती पाने का अधिकार है? इसलिए को आपकी सांसद जय बच्चन के बेटे हैं। अभिषेक को उत्तर प्रदेश से क्या वास्ता? आपने निरहुआ को दिया। इस तरीके से जो रेवड़ी बांटी गई उसमें भी खूब पक्षपात हुआ। 50,000 रुपये महीने आप दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने वो सब आकर के बंद कर दिए। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता आपके बनिस्बत 3 गुना ज़्यादा है। अखिलेश यादव आपसे 3 गुना उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि अपर्णा की खिल्ली मत उड़ाइए। हो सकता है अपर्णा भाजपा में जीत हासिल करें, भाजपा सरकार में मंत्री भी बने, तो जब आप लोग कोई भी सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके घर की एक बहू मंत्रालय संभाल रही है। तो आपने जिस तरीके से कोई समझौता किया है उस समझौता पत्र को फाड़ कर फेंक दीजिए। ऐसा कोई समझौता समाज में वैलिड नहीं है, कानूनन भी वैलिड नहीं है। आज मुझे महाभारत का वह दृश्य याद आ रहा है जब पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में शैया पर पड़े हुए हैं। वह इसलिए पड़े हैं कि उनको अंतिम समय में हस्तिनापुर को चहुओं ओर से सुरक्षित देखना था। मुलायम की स्थिति कुछ इसी तरीके से है। वह चाहते हैं कि हमारे यादव कुल में एकता हो जाए, सारा बिखरा परिवार इकट्ठा हो जाए। तो मुलायम सिंह यादव, आपको ये पता होना चाहिए कि पितामह भीष्म यह दर्द क्यों झेले। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वह खामोश रहे। आज अपर्णा की सरेआम जो जलालत झेलनी पड़ रही है, आपके प्रवक्ता, आपके बेटे द्वारा नियुक्त छुटभैये नेता वो विभिन्न टीवी चैनलों में आकर के जिस तरीके से अपर्णा की महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव, आप शर्म करो। आपके घर की बहू का इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। और अखिलेश यादव, आप तो डूब मरो। अपनी पत्नी को लोकसभा में पहुंचाने के लिए आपने क्या नहीं किया। एक बार वो हार क्या गई, आपने पूरे पार्टी की क्लास ले ली। दूसरी बार हुआ उपचुनाव में जब खड़ी हुई तो उनको निर्विरोध जितवाने के लिए आपने कांग्रेस, बसपा सबसे अंदर खाने समझौता किया। लेकिन जब अपर्णा खुद लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव हार गई तो क्या आपने कभी प्रयास किया कि उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए? जी नहीं। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया बनना चाहते हैं, पहले अपने परिवार के मुखिया बनिए। किसी पर निजी हमले राजनीति में इस तरीके से जायज़ नहीं है, क्योंकि मुलायम की ही बात माने, मुलायम के हलफनामा की बात माने तो जिस तरीके से आप उनके पुत्र हैं, प्रतीक को वही दर्जा प्राप्त है।
जिस तरह से डिम्पल उनकी बहू है, अपर्णा भी आपके परिवार की बहू है, मुलायम सिंह की बहू है, तो आप उनकी भी महत्वाकांक्षा में समर्थन देना चाहिए, निजी हमलों से बचना चाहिए। क्या लखनऊ कैंट में आपने अपर्णा का प्रसार किया था कभी? जी नहीं। उम्मीद है कि मुलायम अपनी खामोशी तोड़ेंगे। अपर्णा को एक चुनाव में टिकट मिला भाजपा की तरफ से, तो बैसाखी के ही सहारे मुलायम सिंह यादव एक न एक दिन लखनऊ कैंट का दौरा करेंगे, अपनी बहू के लिए वोट मांगेंगे। तभी शायद ये पता चलेगा कि वह अपने दोनों बहुओं को न सिर्फ समान रूप से देखते हैं, महत्व देते हैं, बल्कि उनके अधिकारों में भी राई बराबर अंतर नहीं रखते हैं। तो आज हमने बताया नेहरू गांधी परिवार के बाद उस घराने की सच्चाई, उस घराने की महत्वाकांक्षा जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रसूख रखता है, यानी मुलायम सिंह यादव जी का परिवार। अगली बार हम किसी और घराने के किसी और गर्मा गर्म मुद्दे को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।